जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द CS मिरर। हम लोग प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट का टेस्ट सीरीज 1 और 2 कर चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 3 करेंगे। अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज 1 और 2 नहीं देखा है तो उसे जाकर के चैनल पे आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 3। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्चिंग। कंपोस्टिंग के बारे में आप लोग को पता ही है। कंपोस्टिंग एक प्रकार की जैविक पदार्थों का अपघटन से बनी एक खाद है और फर्टिलाइजिंग जो है वो उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय सिंह और जसवंत सिंह। जय सिंह और जसवंत सिंह। तो औरंगजेब का जो कार्यकाल है वो भी आपको याद रखना है। 1658 से 1707 तक औरंगजेब का कार्यकाल माना जाता है। इसके बाद है, इसे औरंगजेब को जो है जिंदा पीर और शाही दरवेश भी कहा जाता है। इन्होंने जो है 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण। औरंगजेब ने जो है बीवी का मकबरा भी बनवाया है 1679 में, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद इन्होंने 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को भी मुगल समाज में मिलाया था। और औरंगजेब जो है वीणा बजाने में दक्ष था। एक क्वेश्चन और आता है कि औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 में तो उसमें मराठा शासन किसके हाथों में था? तो ये भी आप याद रखेंगे, उसमें मराठा शासन जो है ताराबाई के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना आता है? तो आपको याद रखना है राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती है। यह एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और बिहार में अगर पूछे राज्यसभा कितनी सीट है तो 16 सीट है। उसके बाद अनुच्छेद 79 में जो है वो संसद है। अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है। और अनुच्छेद 80 में जो है वो राज्यसभा है। और अनुच्छेद 81 में पूछे तो लोकसभा का गठन का प्रावधान है। अगर पूछे राज्यसभा का अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं तो 250 हो जाएगा। वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा के? तो 245 सदस्य हैं। और 245 में जो 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता क्षेत्र में नियुक्त की जाती है। और अगर राज्यसभा का गठन पूछे कब हुआ था, जो 3 अप्रैल 1952 में इसका गठन हुआ था। और राज्यसभा का अगर पहली बैठक पूछे कब हुई थी तो ये 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक हुई थी। और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है और लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए जो है सैन्य अभियान का शुरुआत किया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और इन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय का अगर भूराजस्व दर पूछे तो ये 1/2 भाग हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी लागू की थी। इनके समय में घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की भी शुरुआत की गई थी। और सबसे विशाल सेना अगर पूछे दिल्ली सल्तनत की सबसे विशाल सेना किसके पास थी तो वो अलाउद्दीन खिलजी के पास ही थी। इन्होंने इक्ता प्रथा को भी समाप्त किया था। जो इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाया था उसे अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसके द्वारा जो जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का भी निर्माण किया गया था। और एक पुस्तक है तारीख फिरोज शाही जो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक डैश का आधिकारिक इतिहास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। तो अब्दुल हमीद लाहौरी की जो कृति है बादशाहनामा उसमें किसका आधिकारिक इतिहास का वर्णन है? तो उसमें शाहजहांनामा के आधिकारिक इतिहास का वर्णन है। और शाहजहां का कार्यकाल भी आपको याद रखना है। इसका कार्यकाल हो जाएगा 1627 से 1657। इसके बाद है, और शाहजहां बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
शाहजहां का बचपन का क्या नाम था? तो खुर्रम था। इसके बाद है शाहजहां का जो विवाह हुआ था वो आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे बाद में शाहजहां ने मलिक ए जमानी की उपाधि दी थी। और मयूर सिंहासन का अगर निर्माण पूछे तो किसने करवाया था? तो वो शाहजहां ने ही करवाया था। और इसका मुख्य कलाकार कौन था मयूर सिंहासन का? तो ये हो जाएगा बेबादल खां। और शाहजहां के काल को जो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और शाहजहां ने ही जो है अपनी राजधानी आगरा को जो है दिल्ली से स्थानांतरित किया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1510 में जो है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। 1509 में जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था, तो अल्बुकर्क ने ही 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। और अगर पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय पूछे तो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो 1505 से 1509 तक भारत में वायसराय बनकर रहा था। और उन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। और अगर भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वो कौन होगा? तो अल्बुकर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, भित्ति चित्रकारी जो है वो तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों दीवारों पर मौजूद है। और अजंता जो है, अजंता की गुफा कहाँ है ये भी याद रखना है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और अजंता का संबंध जो है, अजंता गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। और इसका काल पूछे तो गुप्त काल। अजंता गुफा का संबंध किस काल से है? तो गुप्त काल से। और धर्म पूछे तो वो बौद्ध धर्म से संबंध है। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वो 8 नवंबर 1927 को हुई थी। और ये भारत कब आया था? तो ये भारत जो है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। लाला लाजपत राय जो है वो लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो इसी विरोध के दौरान जो है जेम्स स्कॉट द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भगत सिंह के नेतृत्व में जो है 17 दिसंबर 1928 को पंजाब के क्रांतिकारियों ने जो है लाहौर तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मारी थी। सन बी देख लेते हैं। भारत सरकार ने 1919 जो है इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। और मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में स्टार्ट हुआ था इसे। और मार्ले मिंटो में अगर पूछा जाए आपसे मिंटो कौन था, तो मिंटो जो है वो भारत का वायसराय था। और मार्ले कौन था? वो तो मार्ले सचिव था। ये भी आपको याद रखना है। डी नंबर है रॉलेट अधिनियम। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो रॉलेट अधिनियम कब आया था? ये 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। इसी के विरोध में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ था। तो किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजदौला की हत्या कर दी गई थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। यह पुस्तक जो है 1997 में लिखी गई थी। और इसी पुस्तक के लिए अरुंधति रॉय को जो है बुकर प्राइज भी मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अरुंधति रॉय पहली भारतीय महिला है जिन्हें बुकर प्राइज मिला था 1997 में। और इनकी और भी पुस्तक है जो आपको ध्यान रखना है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। एक और पुस्तक है आज़ादी। इसके बाद हम लोग चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक देख लेते हैं। 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द रेट, द कॉल सेंटर, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, 1 इंडियन गर्ल। ये सभी पुस्तक जो है चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और किरण देसाई द्वारा लिखी गई पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये पुस्तक जो किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। और सलमान रुश्दी द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है द सैटनिक वर्सेज, विक्ट्री सिटी, मिडनाइट चिल्ड्रेन, द गोल्डन हाउस, सैम। ये सभी पुस्तक जो है सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? इसका सही आंसर रहेगा 1892 में। दादा भाई नौरोजी ने 1892 में ब्रिटेन के आम चुनाव में जो है लिबरल पार्टी के टिकट पर फिंसबरी सेंट्रल से जो है वो चुनाव जीता था। इसके बाद दादा भाई एक पारसी परिवार से थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसे जो है राष्ट्र आंदोलन का बाइबिल भी माना जाता है। और इनके द्वारा एक पत्रिका जारी की गई थी, उसका नाम है रस्त गुप्तार। पत्रिका का क्या नाम है? रस्त गुप्तार। इसके बाद दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, और अगर ग्रैंड ओल्ड लेडी पूछे तो किसे कहा जाता है? वो मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी, यह भी आपको याद रखना है। तो पहली बार अध्यक्षता 1886 में की थी, उसके बाद 1893 में, और इसके बाद 1906 में। तो 1886 में जो अध्यक्षता की थी ये कहाँ पर? ये हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में, और इसके बाद 1893 में लाहौर अधिवेशन, और 1906 में पुनः कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को वर्ष डैश में भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा 1990। 1990 में B.R. अम्बेडकर और इनके साथ साथ नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न दिया गया था। तो B.R. अम्बेडकर को जो भारत रत्न दिया गया था वो इनके मरणोपरांत मिला था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका 1991 की बात करें तो 1991 में राजीव गांधी और वल्लभ भाई पटेल को भी जो है मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, और इनके साथ साथ मोरारजी देसाई को भी भारत रत्न दिया गया था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था, और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1875 में की थी, और इसी पुस्तक में इन्होंने जो है सबसे पहले स्वरा शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद इन्होंने 1875 में ही बम्बई में आर्य समाज की भी स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो और भारत भारतवासियों के लिए है जैसे नारे भी दिए थे। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और इनका जन्म अगर पूछे तो 1772 में हुगली जिला में इनका जन्म हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और इन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार और प्रिसेप्टस ऑफ जीसस नामक पुस्तकें भी लिखी है। इन्होंने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। उसके बाद 1828 में ब्रह्म सभा की भी स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। और अगर इनकी मृत्यु पूछे तो वो 1833 में इनकी मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी, जो कि लंदन में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग रामकृष्ण परमहंस के बारे में देख लेते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये जो है कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम शारदा मणि था, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो रामकृष्ण परमहंस के ही शिष्य थे। डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम को जो है भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो आप लोग याद रखेंगे 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। और बाईचुंग भूटिया को जो है 1998 में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था, और 2008 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजीरा। एक और बंदरगाह कांडला बंदरगाह है जो गुजरात राज्य में है, जिसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और यह भारत का ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और पारादीप कहाँ है? तो पारादीप उड़ीसा में है। हल्दिया कहाँ है? हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद रीजनिंग है, तो इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी। प्रतिरोधकता जो है वो चालक तार की लंबाई क्षेत्रफल से स्वतंत्र रहता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका आंसर
P होगा। और अगर प्रतिरोधकता का मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक ओम मीटर होता है। और प्रतिरोधकता जो है वो किस पर निर्भर करती है, आपको ध्यान रखना है। प्रतिरोधकता जो है केवल तापमान और प्रकृति पर ही निर्भर करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? तो स्प्रिंग जो है वो संकुचित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता, तो निम्नलिखित में कौन सा प्रकथन सही है? तो इसे जो है वो दूरदृष्टि दोष है, जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में जो है वो दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु नज़दीकी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। हाइपरमेट्रोपिया में जो है तो जो नेत्र का निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, वो जो है आगे चला जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी के नेत्र का जो है निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो इसके लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। इसके बाद अगर मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछे उसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक है अबिंदुकता, अबिंदुकता के लिए अगर पूछे तो इसे बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है इसमें। और प्रेस बायोपिया जिसे जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं, इसके लिए बायफोकल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। ये जो है बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, ना कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। बाकी जो 3 ऑप्शन है, जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, ये सभी जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में जो एक आभासी कमी होती है, यह आभासी कमी जो है वो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। F बराबर होता है G इंटू M1 M2 बटे R स्क्वायर। यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। F जो है ये 2 पिंडों के बीच आकर्षण बल है और M1 M2 तो वो 2 पिंडों का द्रव्यमान है और R जो है दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। और इसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस यूज किया जाता है, जिसे कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए इसके लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, इसे दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। इसके बाद प्रेस बायोपिया के लिए भी बात कर चुके हैं हम लोग, इसके लिए जो है बायफोकल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर रहेगा बड़ी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश जो है वो कम प्रकीर्णित होता है। तो लाल रंग का जो प्रकाश होता है इसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो यही कारण है कि हम लोग को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। ये जो है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, अमानव आंख छवि का निर्माण, ये तीनों जो है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य कौन सा रिश्ता है? इसका सही आंसर रहेगा ए नंबर, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्ध्य जो है बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्वनि का चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13, 1 होता है? तो इसको टोटल काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 24। और 24 किसका एटॉमिक नंबर है? तो क्रोमियम का। और सिल्वर का एटॉमिक नंबर पूछे तो 47 हो जाएगा, कॉपर का पूछे तो 29 हो जाएगा और पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है कौन सा? ये हो जाएगा झूमिंग खेती, जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाती है। झूमिंग खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। झूमिंग खेती के तहत जो है मतलब किसी एक जगह की वनस्पति को काट करके या जला करके उसको साफ कर दिया जाता है
और उस पर जो है कृषि की जाती है, इसे झूमिंग खेती कहते हैं। ये जो रोका है, ये ब्राज़ील में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, इसे हम लोग रोका कहते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वतमाला जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा श्रेणी जो है किन नदियों के बीच स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। अगर नर्मदा नदी पूछे तो वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर के बहती है, और ताप्ती नदी किसके बीच होकर के बहती है? तो ये सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच से होकर के बहती है। तो इस तरह अगर सतपुड़ा पहाड़ी देखें तो ऊपर पे नर्मदा नदी है और इसके नीचे ताप्ती नदी है, बीच में सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? इसका सही आंसर रहेगा नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारे गे गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? इसका सही आंसर रहेगा फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु की और भी रचना है, जैसे कि मैला आंचल, कितने चौराहे, जुलूस, आदिम रात्रि की महक, तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा अनुग्रह नारायण सिंह, जिसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इसे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सत्येंद्र नारायण सिंह की बात करें तो इसे जो है छोटे साहब उपनाम से जाना जाता है। एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगा। हनोई किसकी राजधानी है? तो वियतनाम की। निकोसिया किस देश की राजधानी है? तो साइप्रस की। और साना किस देश की राजधानी है? तो यमन देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, यह किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा 1761 में। तो ये लड़ाई 14 जनवरी 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सरदार पेशवा बालाजी बाजीराव थे, जिनकी इस युद्ध में हार हुई थी, और इस हार को नहीं सह पाने के कारण जो उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इस युद्ध के बारे में जदुना सरकार ने कहा था कि महाराष्ट्र का शायद ही कोई परिवार बचा होगा जिसने कोई ना कोई व्यक्ति ना खोया होगा। और पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में एक व्यापारी ने कहा था, 2 मोती विलीन हो गए और कई सोने की मोहरें भी खो गई, चांदी और कांसे की तो गणना ही नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? इसका सही आंसर रहेगा 1956 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें टोटल देश कितने हैं? तो हो जाएगा 193। और सबसे लास्ट में जो देश इस संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है वो कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान हो जाएगा। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने वाली भाषा पूछे तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश और फ्रेंच है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने वाली 2 भाषाएं हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। और इसके मान्यता प्राप्त टोटल भाषा पूछे तो वो टोटल 6 है। हम आपको बता चुके हैं पहले भी, SR का फेस, तो S से हो गया स्पेनिश, R से हो गया रसियन, F से हो गया फ्रेंच, A से हो गया अरबी, C से हो गया चीनी भाषा और E से हो गया इंग्लिश। ये टोटल 6 भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में जो मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? का सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना जनसंख्या घनत्व? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो बिहार राज्य में है। तो कितना है इसका? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 जनगणना के अनुसार। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो दिल्ली की है। कितना है? 11,320। और अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि उसका 46 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। यह एक ज्वारी बंदरगाह भी है, तो इसका नाम जो है दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और अगर कामराज बंदरगाह की बात करें, ये इसका नाम पहले था एन्नौर बंदरगाह, तो इसका नाम बदल करके अब कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। कोचीन बंदरगाह कहाँ है? ये केरल में है। ये कामराज बंदरगाह भी, ये भी तमिलनाडु में है, और कांडला बंदरगाह गुजरात में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कांग्रेस अधिवेशन था
उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा गुजरात में हुआ था। और 1939 का पूछे तो वो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के भी मतभेद हो गया था। तो इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है उस कांग्रेस अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया और 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 300A। संपत्ति का अधिकार जो है पहले भाग 3 के 19F में एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे जो 1978 में भाग 3 से हटा करके भाग 12 में अनुच्छेद 300A में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना ही मिश्रित कृषि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? इसमें से जो है वो केन्या देश है जो ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक जो है वो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक समूह है जिसमें टोटल 13 देश हैं। और अगर ओपेक का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो कहाँ हो जाएगा? वियना। वियना किस देश की राजधानी है? वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, ये सही है। वी कुरियन यानी वर्गीज कुरियन जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। और रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, ये जो है आपका गलत है। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। अब भारत और चीन के बीच कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन है। तो रेड क्लिफ लाइन कब खींची गई थी? 1947 में खींची गई थी। और भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन लाइन है इसकी बात करें तो ये 1914 में खींची गई थी। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क, ये जो है राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। बाकी संपदा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क ये जो है केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर जो पूर्वी घाट में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी, जो पूर्वी घाट में स्थित है। भारत के उड़ीसा में यह पर्वत स्थित है। और अगर पूर्वी घाट सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात की जाए तो वो झिंडागरा है जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात किया तो अरमाकोंडा है आंध्र प्रदेश में जो 1680 मीटर है। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी की बात किया तो महेंद्रगिरी है जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। हालांकि किसी बुक में आपको पूरी घाट सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी भी मिल जाएगी, लेकिन उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो झिंडागरा है। और अगर दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करें तो अनाईमुडी है जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है जो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर जाएगा अनुच्छेद 108। और अगर इसकी अध्यक्षता के बारे में बात किया तो अनुच्छेद 118 के तहत की जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ना रहे तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, और वो भी ना रहे तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, और अगर वो भी अनुपस्थित रहे तो उस सदन का कोई एक ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसे सर्वसम्मति से चुना जाए। और संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, जो कि साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में बुलाई जा सकती है। यह धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं बुलाई जा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लगभग 7000 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और यह जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और रॉकी की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑल्पस कहाँ है? तो यूरोप में। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी याद रखना है आपको, वो एकांकागुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? तो सही आंसर जाएगा दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों को जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? इसका सही आंसर जाएगा शिखर धवन। सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो 1997-98 में जो है इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। हालांकि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। इसके तहत जो 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और अगर विराट कोहली की बात की जाए तो इसे 2018 में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है। और MS धोनी को जो है 2007 में। इसके बाद रोहित शर्मा का भी याद रख लीजिएगा। रोहित शर्मा को जो है वो 2020 में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है।
ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुखिया और उप मुखिया, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। मुखिया जो है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका से अभिप्राय भारत संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 243 पी से जेड तक जो नगर पालिका का वर्णन है, जो कि भाग 9 के क में है। और अनुसूची की बात किया तो अनुसूची 12 हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन के तहत जो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और इसमें टोटल कितने विषय हैं? इसमें टोटल जो 18 विषय हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1971। अभी जो हाल ही में एक मूवी आई है सैम बहादुर, जो कि इसी से रिलेटेड है। 1947 में जो भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा गया था, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। और ये पूर्वी पाकिस्तान जो है यही जो है वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और अगर इसकी आज़ादी की बात की जाए तो 26 मार्च को जो है बांग्लादेश आज़ादी दिवस मनाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो घाघरा नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर है राप्ती नदी। अब घाघरा नदी का नाम बदल करके सरयू नदी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक रुद्र व एएस मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी है? इसका सही आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई थी? 1951 से 1956 तक। दूसरी की बात करें तो 1956 से 1961 तक। तीसरी की बात करें तो 1961 से 1966 तक आई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, ये सही है। शरणार्थियों का पुनर्वास, ये भी सही है। खदानों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये सभी जो है पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ये कब आई थी? 1951 से 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना चला था। इसके बाद है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा होयसल मंदिर समूह। ये जो है भारत का 42वां भारतीय स्थल है जो जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और 41वां की बात की जाए शांति निकेतन है जो 41वां है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और अगर 40वां की बात करें तो वो भारत का पुरातत्व स्थल धौलावीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? इसका सही आंसर है ब्रेंडन फ्रेजर ने। द वेल के लिए जो है इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। और अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए जो है मिशेल यूह को दिया गया है। और भारतीय फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने जो है वो सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीता है। और भारत की एक डॉक्यूमेंट्री है जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का अवार्ड जीती है, वो है द एलिफेंट विस्पर्स। और इसके निर्देशक की बात किया तो वो कार्तिकी गोंजाल्वेस है। और अकादमी पुरस्कार का अगर पहली बार आयोजन कब किया गया था ये पूछे तो ये 1929 हो जाएगा। अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार दोनों एक ही नाम है। इसके बाद है, भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं की लाडली बहन योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम क्या था? इसका सही आंसर है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में। तो बिहार हर साल स्थापना दिवस कब मनाता है? कि 22 मार्च को जो है बिहार हर साल स्थापना दिवस मनाता है। और इसी दिन जो जल दिवस भी मनाया जाता है। और अगर पृथ्वी दिवस पूछे तो वो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके सम्मान में मनाया जाता है? इसका सही आंसर देगा डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। इनके सम्मान में जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इन्हें जो है 1961 में भारत रत्न से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही आंसर देगा 22 गोल्ड भारत ने जीते थे। और 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मिला के टोटल जो है 61 पदक जीते थे। पहले राष्ट्रमंडल खेल की बात की जाए जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहा जाता है, तो पहला राष्ट्रमंडल खेल
इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 1930 के हैमिल्टन कनाडा में आयोजन इसका हुआ था। और भारत ने 1934 में जो लंदन में आयोजन हुआ था राष्ट्रमंडल खेल का, उसमें भारत ने भाग लिया था, फर्स्ट टाइम भाग लिया था। और भारत ने अभी तक जो है सिर्फ एक बार जो है राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया है। तो वो कब किया है? तो 2010 में भारत ने इसका आयोजन किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 2 और 3। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर और हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भारी जल का अगर फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है? तो वो D2O है। तो इसका आणविक भार भी आपको याद रखना, आणविक भार कितना होता है? तो 20 होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और भारी जल का उपयोग जो नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में भी किया जाता है। भारी जल की खोज किसने की थी? वो यूरे ने की थी। भारी जल की खोज किसने की थी? वो यूरे ने की थी 1932 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिएक्शन में जो है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका सही आंसर जाएगा Fe3+ अपचयित हो रहा है, ये सही है। Fe की ऑक्सीकृत अवस्था परिवर्तित होती है, ये भी सही है। और Fe3+ को ऑक्सीकारक कहा जा सकता है, ये भी सही है। इसमें से जो Fe3+ और Fe2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, ये जो है आपका स्टेटमेंट ये गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा 104 का सी नंबर। गैस तथा द्रव जो है तरल के समान व्यवहार करते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COOH निम्नलिखित में किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? इसका सही आंसर कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो है COOH उपस्थित होता है। और अल्कोहल की बात की जाए तो इसमें जो है OH होता है। और एल्डिहाइड की बात की जाए इसमें जो है CHO क्रियात्मक समूह होता है। इसके बाद है, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। इसका सही आंसर जाएगा डी नंबर, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है, इसका सही आंसर जाएगा अमोनिया। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा में सर्वाधिक भूमिका निभाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपको याद रखना है, ये एक विषैली गैस है जो गाड़ियों के धुएं से निकलती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त में सबसे अधिक घुलने की क्षमता रखता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होती है, इसका सही आंसर जाएगा 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है, लयनकाय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? लयनकाय मतलब लाइसोसोम होता है, तो लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी। तो इसके लिए जो है इसे 1974 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है ये श्वास नली को प्रभावित करता है। और हेपेटाइटिस जो है ये विषाणु जनित रोग है। और आयराइटिस की बात करें तो ये आंख के मध्य झिल्ली में सूजन के कारण होता है। और गैस्ट्राइटिस की बात करें तो ये जो है अमाशय की भीतरी दीवार में सूजन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्षय रोग किसी कारण होता है? तो क्षय रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। क्षय रोग को टीबी कहा जाता है। और इस रोग से बचाव के लिए बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है। रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है, तो रक्त जो है वो संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। और रक्त में अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो 55% भाग प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में जो है वो 90% भाग जल होता है। स्पाइरोगोरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? इसका सही आंसर जाएगा पुनर्जनन। स्पाइरोगोरा प्लेनेरिया में कौन सा जनन होता है? तो पुनर्जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि के आधार द्रव्य ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? इसका सही आंसर जाएगा सी नंबर, 62% जो है अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।